Hi to all, welcome to the Enlightenment Academy and I am here with my another video whose topic is Management Accounting. Management Accounting and Introduction. आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। तो क्या होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसको आगे बढ़ने से पहले एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको। दो व्यक्ति हैं, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स अपने घर से निकले जेब में कुछ पैसे डाल करके, उन्हें ये नहीं पता उन्हें जाना कहाँ है, ये नहीं पता रुकना कहाँ है, ये नहीं पता खाना कहाँ है, ये नहीं पता पहुँचना कहाँ है, बस वो निकल गए। जैसे जैसे चीज़ें आती गई वैसे वैसे वो पैसा खर्च करते गए। जो चीज़ दिख रहा था ना एनालिसिस करा ना कुछ सोचा, बस चलते चले गए। वहीं पर मिस्टर वाई की बात करते हैं। उन्होंने सबसे पहले घर से निकलने से पहले उन्होंने सारा का सारा चीज़ें तैयार करी कि हाँ मुझे घर से इस टाइम निकलना है, इतने पैसे लेकर के चलने हैं, यहाँ पर मैं रुकूंगा, ये खाऊंगा, इतने दिन में वापस आ जाऊंगा, एवरीथिंग विल बी प्लान्ड। अब आप मुझे बताइए कि कौन ज़्यादा अच्छा था, मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। अब हम बात करते हैं आगे की। जो अभी एक्स और वाई की कहानी बताई गई, ठीक इसी तरह से जैसे वो घर से निकले थे और बजट की बात बताई थी एक्स और वाई की, इसी तरह से एक बिजनेस भी पूरी तरह से चलती है। इस स्टोरी से आपको ये तो पता चल गया होगा कि एक्स बहुत दूर नहीं जाने वाला बेवकूफ़ है वो, जबकि मिस्टर वाई बहुत ही स्मार्टली प्ले कर रहा था। ठीक इसी तरह से अगर किसी भी कंपनी को बहुत ही स्मार्टली प्ले करना होता है तो वो एक बजट बना करके चलता है सारी की सारी चीज़ों का, और इट्स ऑल अबाउट द मनी, कि वो पैसों का हिसाब किताब लेकर के चलता है, पैसे को मैनेज करके चलता है, और उस पैसे के मैनेजमेंट को ही हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो वही स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग? मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्चुअली में वो एक सिस्टम होता है जो कि कलेक्शन करता है या रिप्रेजेंटेशन करता है किसका? रिलीवेंट इंफॉर्मेशन, किसका? इकोनॉमिक का। यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक वो सिस्टम होता है जो कलेक्शन या प्रेजेंटेशन करता है रिलेवेंट इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन का, जो रिलेट करती है किसी भी एंटरप्राइजेस से। किस लिए? ताकि वो आने वाले समय में प्लानिंग कर सके, कंट्रोलिंग कर सके और डिसीजन मेकिंग कर सके। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। इसी का एक छोटा सा डेफिनेशन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब बात आती है आगे की नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है। तो सबसे पहला आता है टेक्निक ऑफ सेलेक्टिव नेचर, यानी कि जहां पर हम बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, वहां पर हम सिर्फ एक सेलेक्टिव चीजें लेते हैं जो हमारी सोर्स ऑफ इनकम है। हर चीजों को सोर्स ऑफ इनकम नहीं मान सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोच करके चलिए कि अगर हमने सामान खरीदा और उसका हमारे पास कोई भी कबाड़ा बचा हुआ था, और अगर हम उस कबाड़े को बेच करके पैसा कमा रहे हैं, तो वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रिलेवेंट चीज नहीं है। बात समझ में आ रही है? वो रिलेवेंट चीज नहीं कहलाएगी। रिलेवेंट चीज कहलाएगी एक्चुअल में जिस चीज की कंपनी है। अगर मेरा शोरूम या मेरी जो कंपनी है वो शूज मेकिंग की है, शूज बना करने के बाद वो मार्केट में बेचती है और पैसा कमाती है, तो जाहिर सी बात है मैं शूज के हिसाब से जो पैसा कमाया जाता है मैं उसकी बात करूंगा, ना कि शूज के लिए जो मटेरियल जिस गत्ते में आ रहा है मैं उस गत्ते को बेच करके जो पैसा कमाऊंगा उसको भी रिलेवेंट मानूंगा। ये चीज नहीं कहलाती। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड डेटा एंड नॉट द डिसीजन। ये ठीक इस तरह से होता है जैसे मैप होता है ना, आपको कहीं जाना है, आपने गूगल मैप ओपन कर दिया, गूगल मैप आपको सिर्फ रास्ता बताता है कि आप यहाँ पर खड़े हो, यहाँ पहुँचोगे इतनी दूरी पे, ये इतना दूर है, ऐसे जाके ऐसा मुड़ना है, ये करना है, दैट्स इट। वो आपको प्रोवाइड नहीं करवाता कि हाँ वो उसने आपको गाड़ी दे दी, ट्रेन दे दिया, प्लेन दे दिया, साइकिल दे दी, मोटरसाइकिल दे दी, ये चीज़ें वो नहीं देता। वो सिर्फ आपको एक डायरेक्शन देता है। ठीक इसी तरह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग ओनली प्रोवाइड द डेटा नॉट द डिसीजन। डिसीजन आपको खुद लेना होता है कि हाँ अब कैसे हमें आगे का प्लान करना है। नेक्स्ट आता है कंसर्न विद फ्यूचर। आप इतनी जद्दोजहद, इतनी परेशानी क्यों झेलते हो अपने फ्यूचर के हिसाब से कि कंपनी अब आगे फ्यूचर में किस तरह से वर्क करेगी और कैसे कैसे उसको आगे की प्लानिंग करनी है। नेक्स्ट एनालिसिस ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स। ये एनालिसिस करता है डिफरेंट वेरिएबल को, मतलब कि हमने पास्ट में क्या कैसे करा था और हमारी कंपनी ने कैसे तरक्की करी थी, या हमने पास्ट के हिसाब से अब हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए जहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को जनरेट कर सकें, अपनी इनकम को जनरेट कर सकें। द नेक्स्ट पॉइंट इज नो सेट फॉर्मेट फॉर इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन का कोई भी एक सेट फॉर्मेट नहीं होता कि यहाँ से ही आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग बता सकते हो या अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। इट्स ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटरप्राइजेज। अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगता है उस सुटेबल से आप चीज़ें कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे देखा
पढ़ने का तरीका, बहुत से लोगों को रात में याद होता है, सन्नाटे में बिल्कुल रात जग करके पढ़ते हैं, बहुत से लोग सुबह उठ करके पढ़ते हैं, बहुत से लोग दिन में पढ़ते हैं। तो कोई ये पूछे कि कौन सा सबसे अच्छा तरीका है पढ़ने का, तो आप उसके अकॉर्डिंगली पूछोगे कि तुम बताओ तुम किस अकॉर्डिंगली तुम्हारा मन कब लगता है पढ़ने में, आप उसके हिसाब से उसको समय बताओ। तो ये नहीं है कि आपने जो बोल दिया भाई मुझे मन करता है रात में पढ़ने का, नहीं पढ़ सकता मैं दिन में, नहीं सुबह उठ सकता मैं। तो ये होता है। इसी तरह से कंपनी भी कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन निकालती है वो उस पर डिपेंड करता है, कोई सेट फॉर्मूला नहीं है उसका। नेक्स्ट आता है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। स्कोप क्या, पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब होता है कि हम इसका एक रिलेवेंट करते हैं कि पास्ट में जो पिछला साल हमारा गया था लास्ट ईयर की हमारी क्या प्लानिंग थी, उसके तहत हमने कहाँ से फंड रेज करा और हमने उसको किस तरह से आगे अप्लाई करा। नेक्स्ट आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट द मटेरियल। सपोज ये मार्कर है, इस मार्कर में कितना मटेरियल लगा, क्या लेबर कॉस्ट है, इसके ऊपर जो पिन्नी चढ़ी हुई है इसकी कॉस्टिंग क्या होने वाली है, और उसके बाद इसका क्या प्राइस डिक्लेयर करा जाए जिसमें कि इसका सारा लेबर मटेरियल खर्चा निकल जाए, प्लस कंपनी को प्रॉफिट भी हो जाए, प्लस इनकम टैक्स के भी पैसे निकाले जा सके। तो एक कॉस्ट अकाउंटिंग में आती है। नेक्स्ट आता है बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग करती है बजटिंग के लिए, यानी कि आप हर एक डिपार्टमेंट के लिए, हर एक यूनिट के लिए आप कितना पैसा निकाल करके रखते हो। जैसे अभी बजट आया इस साल का, तो उसमें निकाला गया कि एजुकेशन पर इतना बजट है, कृषि पर इतना है, हॉस्पिटैलिटी पे इतना खर्च करना है। तो उन्होंने भी बजट बनाया कि आप उस लाइन के बाहर ना जाओ, यानी कि आप उस आउट ऑफ द बॉक्स ना जाओ चीज़ें, तो वो हर एक चीज़ के लिए बॉक्स बना देना। नेक्स्ट आता है कॉस्ट कंट्रोल प्रोसीजर। ये ठीक ऊपर वाले से रिलेट करता है कि कॉस्ट कंट्रोल प्रोसीजर, अगर आपको पता चलता है कि आपने जिस चीज़ के लिए भी, जिस डिपार्टमेंट के लिए इतना बजट तय करा था, अगर वो चीज़ें उससे आउट ऑफ द बॉक्स जा रही हैं, तो ये पता लग जाता है कि ऐसी क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से कॉस्ट ओवर जा रही थी और आप उसको में कटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिपोर्टिंग। फिर एक रिपोर्टिंग आते ही यहाँ पर, रिपोर्टिंग मतलब होता है कि जो एक अकाउंटेंट होता है वो हर एक चीज़ों से उसकी रिपोर्ट लेता है कि कहाँ से पैसा आया, कहाँ खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, और उसके बाद लेकर के वो अपने सीनियर्स को या कंपनी के मैनेजमेंट को ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करता है, अलग अलग ग्राफ के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट आता है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग इज द मेजर रोल प्ले इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, विच इज कि आपकी टोटल कैश इनफ्लो से कि आपने कितना कैश जनरेट करा और अब आपके पास कितना पैसा निकल के आना चाहिए जिस पे आप टैक्स पे कर सकते हो। टैक्स के अमाउंट निकालना, प्रॉफिट निकालना, ये सब टैक्स अकाउंटिंग में आ जाता है। नेक्स्ट आता है इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट। ये इवेल्युएट करता है परफॉर्मेंस किसकी, मैनेजमेंट की, कि जो आपने सोचा था क्या ये सारी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंगली चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फंक्शंस क्या क्या होते हैं, सबसे पहले आता है मार्जिन एनालिसिस। मार्जिन एनालिसिस का मतलब होता है कि आप क्या मार्जिन लेकर के चल रहे हो। कहते हैं ना कि एक मार्जिन में आप कॉस्ट भी लेकर कह सकते हो, जैसे कहते हैं कि आप शॉपिंग करने के लिए गए, तो शॉपिंग करने के लिए कि आपकी जेब में कितना पैसा है, कि आप 2000 के कपड़े लेने वाले हो, 5000 के कपड़े लेने वाले हो, वो आपका मार्जिन क्या है, प्लस उसकी अकॉर्डिंगली आप किस तरह के कपड़े पसंद करने वाले हो। ये सारी यानी कि आपका जो प्रोडक्शन है हर डिपार्टमेंट में आप उसको कितना पैसा देने वाले हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताते हैं कि आपने बहुत सारी, जैसे पतंजलि की बात करते हैं, पतंजलि मेडिसिन भी बनाती है, घर की ग्रोसरी सामान भी बनाती है, तो वो अपना दोनों चीज़ों में पैसा लगाती होगी कि हाँ हमें मेडिसिन के लिए इतना पैसा खर्च करना है और ग्रोसरी आइटम्स के लिए इतना पैसा खर्च करना है। तो वो मार्जिन कि आप कितना मार्जिन किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए लेकर के चल रहे हैं। द नेक्स्ट इज ब्रेक इवन एनालिसिस। यहाँ पर ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब सिर्फ ये आता है, इतना समझिएगा कि क्या चीज़ आपकी ज़्यादा बिक रही है, आपकी मेडिसिन ज़्यादा बिक रही है या आपकी ग्रोसरी। एग्जाम्पल है कि आपकी कंपनी जिस चीज़ का प्रोडक्शन करती है उसमें कौन सी चीज़ ज़्यादा बिक रही है, ये चीज़ पता करना। फिर आता है कॉन्स्टेंट एनालिसिस। कॉन्स्टेंट एनालिसिस का मतलब होता है कि जो चीज़ बिक रही है उस किस वजह से बिक रही है और उसमें क्या इम्प्रोवाइजेशंस कर सकते हो आप, ये पता चलता है कॉन्स्टेंट एनालिसिस में। नेक्स्ट आता है टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग इज द मीनिंग कि जब आपको ये चीज़ पता चल जाता है कि आपकी कंपनी, सपोज किसी कंपनी ने, सपोज दैट मैं हूँ, मैंने एक होटल खोला और उस होटल में मैंने तीन चार चीज़ें रखी। मैंने वहाँ पर दोपहर का खाने भी रखा कि हाँ राजमा चावल बनाऊंगा, कढ़ी चावल बनाऊंगा। मैंने साउथ इंडियन खाना भी रखा, इडली सांभर, और मैंने फास्ट फूड भी रखा, बर्गर हो गया आपका और चाउमीन हो गया, ये सारी चीज़ें रखी मैंने, तीनों आइटम। अब मेरे को यह पता करना कि
कौन सी चीज़ मेरी सबसे ज़्यादा बिक रही है, पता चलता है कि मेरी साउथ इंडियन ज़्यादा बिक रही है खाने में। तो साउथ इंडियन में अब ये टारगेट करना है कि हाँ, अब तक तो सिर्फ मैं डोसा ही बना रहा था, अब मैं यहाँ पर इडली भी लेकर के आऊँगा, सांभर भी लेकर के आऊँगा, और इवन डोसे में भी अलग अलग वैरायटी लेकर के आऊँगा। मैं पनीर का भी डोसा दूंगा और सिंपल डोसा भी दूंगा, मसाला डोसा भी दूंगा, इस तरह की चीज़ें और इम्प्रूव करना। ये टारगेट कि जो चीज़ हमारी ज़्यादा बिकती है उसको हम और ज़्यादा किस तरह से सेल आउट कर सकते हैं, ये आती है टारगेट कॉस्टिंग में। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन मतलब कि आप अपने रॉ मटेरियल को किस जगह से मंगाते हो, कहाँ पर आपको वो सस्ता बैठता है। और सिर्फ सस्ता बैठने से मतलब नहीं है, बात ये भी है कि उस माल तो आप सस्ता लेकर के आ रहे हो पर आपका ज़्यादातर पैसा लग जाता है उसको अगले स्टेट से अपने स्टेट में लेकर के आने में, आप उसमें पैसा बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हो। तो वो सारी चीज़ें कंट्रोल कैसे करी जाएं, ये आती है इन्वेंट्री वैल्यूएशन में। नेक्स्ट आता है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस ये पता करना कि एक्चुअल में आज किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। मीन्स जो चीज़ ट्रेंड में रहेगी वो तो रुकेगी, जो ट्रेंड से बाहर गई वो आपकी कंपनी से भी बाहर गई। आपने देखा होगा जो चीज़ आज ट्रेंड में नहीं होती वो मार्केट में दिखती भी नहीं है। द नेक्स्ट इज ट्रांसैक्शन एनालिसिस। बात आती है ट्रेंड एनालिसिस में कि क्या चीज़ ट्रेंड में चल रही है, ये तो हमें पता चलता है ट्रेंड एनालिसिस से, जबकि वो कोई भी चीज़ ट्रेंड में क्यों चल रही है ये चीज़ हमें पता चलता है ट्रांसैक्शन एनालिसिस से, कि रीज़न क्या था कि ये चीज़ आज इतना ट्रेंड चल रही है या इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग में ये चीज़ें हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल बजटिंग एनालिसिस। उसके बाद जो भी चीज़, जब आप ये भी पता लगा लेते हो क्या चीज़ ट्रेंड में है, ये भी पता लगा लेते हो किस वजह से ट्रेंड में है, तो आप अपने प्रोडक्ट में ऑब्वियस सी बात है क्या करते हो, इम्प्रोवाइजेशन करते हो। इम्प्रोवाइजेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एसेट्स भी चाहिए, मशीनरी चाहिए, अलग अलग चीज़ें चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए एक हाई प्रोडक्टिविटी की। अब वो चीज़ें खरीदना कि आप उससे कितना मार्जिन इंक्रीज कर सकते हो, कितनी अच्छी क्वालिटीज प्रोवाइड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें पता करना, ये पॉइंट आता है हमारा कैपिटल बजटिंग एनालिसिस में। अब इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है प्लानिंग बजट, यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन अपने बजट को प्लान करके चलती है कि वो अपने किस डिपार्टमेंट को या अपने किस प्रोडक्ट पर एक्चुअली में कितना पैसा खर्च करने वाली है। जिस तरह से आपने देखा होगा जब हम शादी के लिए भी प्लानिंग करते हैं या किसी रिलेटिव की शादी होती है, हमारे घर में ही शादी होती है, तो हमारे दिमाग में एक टारगेट सेट होता है कि हमें खाने पर कितना खर्च करना है, बैंकेट हॉल पर कितना खर्च करना है, क्लोथ्स पर कितना खर्च करना है, ज्वेलरी पर कितना खर्च करना है, लाइक दिस। यानी कि उन शादी की एक बजट बना करके चलते हैं। वही काम यहाँ पर क्या करती है फर्म भी करती है कि वो अपने बजट को पहले प्लान करती है। नेक्स्ट आता है बैंक एंड लैंडर्स। यू नो वेरी वेल कि जब भी बैंक किसी को पैसा देती है तो सबसे पहले वो उसके कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखना पसंद करती है, यानी कि इसकी इनकम कैसी है, सोर्स ऑफ इनकम कैसी है, मंथ की कितनी अर्निंग कर लेता है। चाहे वो बैंक आपको पैसा दे या आपको लैंडर्स दे, क्योंकि वो देने से पहले ये चीज़ दिमाग में रखती है कि आप पैसे को रिटर्न कैसे करोगे। तो उसके लिए भी अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। नेक्स्ट आता है कीपिंग रिकॉर्ड। यहाँ पर मतलब होता है कि रिकॉर्ड्स को रखना, रिकॉर्ड्स को अपने पास रखना। इससे यह पता चलता है कि आप किस तरह से डिसीजंस ले सकते हो या किस तरह से आप अपनी प्लानिंग को आगे कंटिन्यू कर सकते हो, कैसे कैसे आप टास्क लोगे, कैसे कैसे आप डिसीजन लोगे। तो इसलिए रिकॉर्ड को रखना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग। जैसा पहले बताया गया था कि डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है अकाउंटिंग का बिहाफ पे। जैसे होता है ना कि आप कभी भी जो भी डिसीजन लेते हो वो आप अपने उसी अकाउंटिंग की अकॉर्डिंगली लेते हो, जितनी आपका कैश फ्लो है, जितना आपका कैश जनरेट हो रहा है, कितना पैसा निकाल सकते हो, कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो, किस हिसाब से कर सकते हो, ये सारी की सारी चीज़ें डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स। अगर आप अपनी अकाउंटिंग को ठीक से मेंटेन नहीं करते हो या फिर आप अपनी अकाउंटिंग को हाइड करते हो अपने कस्टमर से, सो आई प्रॉमिस टू यू दैट कि इन्वेस्टर्स आपके पास नहीं आएंगे पैसा लेकर के, क्योंकि वो एक हिडन कंडीशन आ जाती है और वो हिडन कंडीशन कहीं ना कहीं एक हानिकारक होती है कि इन्वेस्टर्स आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाता। और जो इंसान आपको पैसा दे रहा है उसका आप पर ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ट्रस्ट कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है, कि लिखत ही दिखत, एक कहावत बोली जाती है, लिखत ही दिखत, विच मीन्स कि आपने क्या लिख रखा है, यानी कि आपके पास क्या रिकॉर्डिंग्स है, वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग कैश फ्लो। और ये जब आपके पास सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि हाँ अकाउंटिंग क्या है, कि क्या कहाँ कहाँ से आपके पास पैसा आ रहा है, कहाँ कहाँ पे अनवांटेड खर्च कर रहे हो, किस तरह से आप मेंटेन कर रहे हो अपने पैसों को,
तो इस हिसाब से आप मैनेज भी कर सकते हो और मॉनिटरिंग भी कर सकते हो, यानी कि आप मैनेज कर सकते हो अपने खर्चों को और मॉनिटर कर सकते हो उसको कि बेस्ट सुटेबल जगह पर जहाँ पर आप उस पैसे को पुट ऑन करना चाहते हो। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है और ये क्या होते हैं। तो यूजर्स के पॉइंट से देखा जाए कि ये इंटरनल होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनल होती है जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल होती है। कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनल बिजनेस के इंटरनल पोर्शन को वो कैप्चर करता है कि किस ब्रांच में या किस प्रोडक्शन में कितना पैसा लगाना है, कैसे रॉ मटेरियल लाना है, कहाँ कॉस्ट कटिंग करती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल सोर्स में कि कहाँ से पैसा आपको उठाना है, कहाँ से लेंडर से लेना है या बैंक से लेना है, उसकी आरओआई क्या होगी या आप एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना खर्च कर रहे हो उनको पे लगाने पे, वो इस चीज़ को बताता है। नेचर्स की अगर हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमेशा फ्यूचरिस्टिक होती है, आप उसमें फ्यूचर को दिमाग में रखते हुए उसको लिखते हो या बनाते हो, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हिस्टोरिकल चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है कि आपकी हिस्ट्री कैसी थी। डिटेल्स की बात करें हम तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मोर डिटेल्ड होती है कि उसमें आपको सब कुछ लिखना पड़ता है कि आप पैसा कहाँ क्यों कैसे खर्च कर रहे हैं, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक समराइज्ड होता है, यानी कि इसमें आपको डिटेल की जरूरत नहीं है, आप उसको बहुत ही छोटे पैमाने पर भी लिख करके बता सकते हो कि हाँ भाई इतना रुपया यहाँ पर हमारा खर्च हुआ। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो सपोज किसी कंपनी के एक ब्रांच दिल्ली में है और अलग अलग सिटीज़ में है इंडिया के, तो दिल्ली से उसने कितना कमाया या कहाँ से हमें पैसा लेना है कैसे करा, वो सिर्फ एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात होती है एक पीरियड में। जबकि अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हम ये पता लगाते हैं कि किस यूनिट से ज़्यादा पैसा आया, उसके किस प्रोडक्ट से आया, उस प्रोडक्ट में किस तरह के लोगों ने उसे ज़्यादा खरीदा, तो वो पूरी डिटेल्ड वैल्यूएशन होती है। अगर बात आती है लीगलिटी की, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग लीगल नहीं होता क्योंकि ये बिजनेस के इंटरनल पार्ट की बात होती है, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, ये लीगल मानी जाती है कि ये लीगल होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है फॉर्मेट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इंटरनल मैनेजमेंट के लोग ही देखते हैं, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग टैक्स डिपार्टमेंट या ऑडिट वाले बहुत सारे लोग देखते हैं, इसलिए इसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं टूल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तरफ। तो यहाँ पर टूल्स और टेक्निक दो तरह की ऐसी चीज़ें होते हैं जो कि हमारी मदद करती हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। सबसे पहले पॉइंट आता है टूल्स। टूल्स का मतलब होता है वो छोटे छोटे स्टेप्स जिसको लेकर के हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला पॉइंट है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब होता है कि आप अपनी पूरी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी को एक तरह से प्लान करके चलते हो कि एक्चुअली में आपको पैसा कहाँ से जनरेट करना है और पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, आप कितना रिटर्न देने वाले हो, आप कितना इन्वेस्टर्स को रिटर्न दोगे, आप कितना पैसा वर्कर्स की सैलरी के हिसाब से दोगे, वो सारी की सारी चीज़ें हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि एक तरह से देखा जाए कि आपकी ट्रेडिंग में यानी कि आपकी ऑपरेटिंग में कितना खर्च होता है, प्लस आपका मैनेजमेंट में कितना खर्च होता है, प्लस आपका P&L अकाउंट किस तरह से वर्क करता है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। नेक्स्ट आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। जब भी हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो फिर वही पॉइंट आता है कि आपकी जो भी मार्जिन है या प्रोडक्शन है या फिर क्वालिटी है, ये सारी की सारी अकाउंट्स क्या कॉस्ट होनी चाहिए, क्या प्राइसिंग होती है, वो सारी चीज़ हमारी आती है कॉस्ट अकाउंटिंग में। द नेक्स्ट पॉइंट इज फंड फ्लो। फंड फ्लो इज द पॉइंट कि आपने फंड कहाँ से इरेज करा है और कोई भी कंपनी आपको कितना फंड दे सकती है। फंड लेने के लिए आपको ये दिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हाँ यू आर जस्ट कैपेबल टू टेक दिस टाइप ऑफ द अमाउंट्स, कि आप जितने के लिए रिक्वायरमेंट करी है कि वो क्यों करी है आपने। कंपनी आपकी रिक्वायरमेंट से कम तो दे सकती है कोई भी बैंक, लेकिन आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा वो नहीं देना चाहती, और ज़रूरी नहीं है कि आपने जितने की रिक्वायरमेंट करी है आप इतने कैपेबल भी हो कि आप उनका पे आउट कर सकते हो, तो वो फंड फ्लो पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है कैश फ्लो। कैश फ्लो कि आपका प्रोडक्शन कैसा और किस तरह से आप कैश को जनरेट कर रहे हो और कितना पैसा आपके पास आ रहा है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। मैनेजमेंट रिपोर्टिंग का मतलब आता है कि हर एक कंपनी की हर एक ब्रांच में हर एक डिपार्टमेंट में कितना कितना पैसा आपने दिया है और वो अपने उस फंड को किस तरह से ऑर्गेनाइज करती है, किस तरह से उसे मैनेज करती है, फिर आप उसकी रिपोर्टिंग लेते हो कि कौन सबसे अच्छे अपने पैसे को यूटिलाइज कर रहा है। नेक्स्ट आता है रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग। रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब आता है वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द फिक्स्ड कैपिटल की हम बात करते हैं कि जो चीज़ हम खरीदते हैं उसका रिवैल्यूएशन करना। कहते हैं कि आप किसी चीज़ पर ऐसे इन्वेस्ट करो कि उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सको और
कल को अगर वो बेकार होती है तो उसकी डिवैल्यूएशन मार्केट में कैसे, कि वो आपको बिकने के बाद भी प्रॉफिट दे करके जाती है या नहीं दे करके जाती। फिर बात आती है टेक्निक्स की। तो टेक्निक में सबसे पहला पॉइंट आता है कम्युनिकेटिंग। जब भी हम अपने डिपार्टमेंट के हेड वगैरह से बात करते हैं तो इनसे एक कम्युनिकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक टेक्निक होती है। बहुत सारी कंपनीज सिर्फ बातों से ही मुद्दों को हल कर सकती है, सॉल्व कर सकती हैं या करती भी हैं। उनके लिए आपस में कम्युनिकेट करना कि किस तरह का प्रोडक्शन होना चाहिए, कैसी लेबर चाहिए, कहाँ से हम फंड और ज़्यादा इरेज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे में पता चलती है कम्युनिकेटिंग से। नेक्स्ट आता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना कि आपने या कंपेयर करना कि लास्ट जो पीरियड था उस पर आपने कितना अर्न करना था, उससे आपने अब कितना अर्न कर रहे हो और आगे अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हो, कैसे अपनी ग्रोथ कर सकते हो, कैसे अपना आप क्या कहते हैं इनकम और ज़्यादा जनरेट कर सकते हो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में निकल के ये चीज़ आती है कि आप अपने कॉस्ट को किस तरह से स्टैंडर्डाइज कर सकते हो, यानी कि आप कैसी प्रोडक्टिविटी करोगे, अलग अलग जगह पर अलग अलग उसकी कॉस्ट होती है, उसके हिसाब से उसे बेचा जाता है, खरीदा जाता है, कैसे आप स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखते हो और उसकी क्या कॉस्टिंग होती है। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की भी, तो इसका एक एग्जांपल ये हो सकता है कि अगर आप अपनी कंपनी के लिए रॉ मटेरियल को परचेज कर रहे हो तो अलग अलग जगहों पर उसकी क्या कॉस्टिंग है और आप उस हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली जो सुटेबल चीज़ है आप उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हो या फिर ले सकते हो। नेक्स्ट आता है बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल का मतलब होता है कि आपने जो बजट बनाया था किस हर डिपार्टमेंट के लिए कि क्या वो उसी में काम कर रही है, कहीं उसका पैसा जो भी एक्स्ट्रा तो नहीं जा रहा है। जो आपने एक पैमाना या एक बजट तैयार करा था उससे ज़्यादा पैसा नहीं हो जाना चाहिए। अगर वो उससे ज़्यादा खर्च करता है तो वो क्यों खर्च कर रहा है और ये पता करके उसकी कॉस्ट में कटिंग करना। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। फिर वही पॉइंट आ जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग, इसमें भी टेक्निक्स में भी कि आप अपने पूरी फाइनेंशियल चीज़ों को प्लान करके चलते हैं कि जो भी आपने मार्केट से फाइनेंस लिया है वो आप कैसे लेने वाले हो, कि एक लॉन्ग टर्म के लिए लेने वाले हो या शॉर्ट टर्म के लिए लेने वाले हो। अगर शॉर्ट टर्म के लिए लेने वाले हो तो किस ROI पे आउट करोगे, अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेते हो तो फिर क्या ROI पे करोगे, किस तरह से आप लॉन्ग टर्म की चीज़ों को सेल रिटर्न दोगे, वापस उनका पे आउट करोगे। ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल प्लानिंग में आती हैं। नेक्स्ट आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ आ जाती है यहाँ पर, जो कि आपकी कंपनी की पूरी कैश फ्लो बताती है कि आप ऑपरेटिंग में कितना पैसा खर्च कर रहे हो या इन्वेस्टिंग में कितना खर्च कर रहे हो या फिर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह की है। इस तरह से हमारा टूल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी कंप्लीट होता है और ये टॉपिक हमारा होता है ख़त्म। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी होती है तो प्लीज़ उसको कमेंट में मेंशन करिए और आपको जो वीडियोस चाहिए जिस टॉपिक पर जल्दी से जल्दी हम बनाने की कोशिश करेंगे उस टॉपिक को भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को शेयर करना ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये पहुंच सके। और आपसे मिलते हैं तब तक बहुत जल्द, जब तक के लिए जय हिंद।